आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विथ ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है आरबीसी बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12 विषय भूगोल मॉडल पेपर प्रथम का हल। मॉडल प्रश्न पत्र में अथवा सहित सभी प्रश्न हल किए गए हैं। एक बार अवश्य देखें। मॉडल प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक विद्वान का नाम है। तो इसमें दे रहा है रेंटजेल, ब्लास, हंटिंगटन और ग्रिफिथ टेलर। सही उत्तर है ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ या नव निश्चयवाद इसको कहते हैं, यह है ग्रिफिथ टेलर की अवधारणा। दूसरा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो इसका सही उत्तर होगा 121.02 करोड़। 121.02 करोड़ भारत की जनसंख्या 2011 की गणना के अनुसार है। तीसरा, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो उसका सही उत्तर होगा डेनमार्क। सही उत्तर है डेनमार्क। चौथा, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? यानी संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व किसमें होता है? उत्पादन वितरण पर नियंत्रण व्यक्तिगत रूप से होता है पूंजीवाद में। तो इसका सही उत्तर होगा ए पूंजीवाद। पांचवा, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो 2006 के प्रारंभ में भारत में मिलियन सिटी थे 40। प्रश्न 6 आगे, ग्रामीण बस्तियों में प्रमुखतया कौन सी क्रियाएं होती है? तो ग्रामीण बस्तियों में प्रमुखतया प्राथमिक क्रियाएं होती है। तो सही उत्तर है इसका प्राथमिक। भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग तैयार करता है? सही उत्तर होगा भू राजस्व विभाग। भू अभिलेख तैयार करता है भू राजस्व विभाग। पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में भौम जल के अधिक उपयोग से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? आर्सेनिक संख्या का स्तर बढ़ गया है। भौम जल के अधिक उपयोग से वहां संख्या का संकीर्ण बन गया है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? इसका सही उत्तर है 1923। 1923 ये 1923 है। 1923। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विश्वविद्यालय अध्यापन क्रियाकलाप से संबंधित है तो चतुर्थ सेक्टर से। तो विश्वविद्यालय अध्यापन क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। यहां आएगा चतुर्थ सेक्टर। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिक घनत्व वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार। 1 नंबर पर बिहार है, 1 नंबर पर बिहार, 2 पर पश्चिम बंगाल। भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम की गई थी असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में। कहां शुरू हुई थी? असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में। चौथा, सर्वाधिक लोहयस्क भंडार राज्य में पाए जाते हैं। लोहयस्क का सर्वाधिक भंडार कहीं है तो वह है झारखंड में। लोहयस्क का सर्वाधिक भंडार झारखंड। तीसरा, अति लघुतरात्मक प्रश्न 1, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो उत्तर होगा जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक में जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास है। अगला क्वेश्चन 2, आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है? उत्तर, मनुष्य के वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न, विनिर्माण से क्या आशय है? उत्तर, विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु के उत्पादन से है। यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थों का उपयोग करके हम उनसे परिष्कृत वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसी को विनिर्माण कहते हैं।
कच्चे माल को किसी मूल्यवान उत्पाद में बदलकर उससे अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन करने की प्रक्रिया को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। चौथा, व्यापार से क्या अभिप्राय है? उत्तर, व्यापार वस्तुतः अन्यंतर उत्पादित पदों का क्रय और विक्रय है। प्रश्न 4, लघुतरात्मक प्रश्न बड़े वाले, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। उत्तर 4, रेंडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अर्थात इस प्रकार मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उसके भौतिक वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल किस प्रकार अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है? उत्तर 5, वस्तुतः मानव भूगोल के अंतर्गत भूपटल के विभिन्न भागों में प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को प्रधानता दी जाती है। चूँकि मानवीय समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है, अतः मानव भूगोल का उन सभी सामाजिक विज्ञानों से स्वतः संबंध हो जाता है जो अपने अध्ययनों में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को प्रधानता देते हैं। प्रश्न 6, स्थान, साइट एवं स्थिति सिचुएशन का अर्थ बताइए। उत्तर 6, स्थान या साइट, स्थान से तात्पर्य उस वास्तविक भूमि से है जिस पर बस्ती विकसित हुई है। ये बाग, मैदानी, पहाड़ी, नदियाँ किनारा, एक तालाब या झील हो सकता है। तो किसी भी स्थान की जो सही स्थिति होती है, वास्तव में जहाँ हम रहते हैं कोई स्थान है, उसको साइट कहा जाता है। स्थिति या सिचुएशन, अपने परिवेश के संदर्भ में किसी स्थान पर अवस्थित कोई बस्ती जिन सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक परिवेश के बीच में होती है, उन दशाओं को बस्ती की स्थिति कहा जाता है। अर्थात किसी स्थान विशेष की जो भौतिक और पर्यावरणीय दशाएं जहाँ होती है, उन दशाओं जो स्थिति को क्या कहते हैं? स्थिति कहते हैं। प्रश्न 7, भारत में पाई जाने वाली केंद्रीकृत ग्रामीण बस्तियों की 3 विशेषताएं बताइए। उत्तर 7, 1, भारत में केंद्रीकृत ग्रामीण बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। 2, इनमें निवास क्षेत्र कृषि क्षेत्र से अलग होता है। इस प्रकार की बस्तियां रेखीय या आयताकार होती है। प्रश्न 8, भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है? इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी एक कारक को लिखिए। उत्तर 8, भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। इन क्षेत्रों में कृषक व कृषि मजदूरों का प्रतिशत शेष जनसंख्या से अपेक्षाकृत अधिक पाए जाने के कारण यह ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता है। प्रश्न 9, उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर 9, ग्रामीण नगरीय प्रवास से जनांगीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह प्रवास मुख्यतः पुरुष प्रधान होता है, जिसमें 15 से 69 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक होती है। इससे उद्गम स्थान पर लिंगानुपात बढ़ जाता है एवं युवा वर्ग के प्रतिशत में कमी आ जाती है, जबकि गंतव्य स्थान पर लिंगानुपात तो घट जाता है परंतु युवा वर्ग में वृद्धि हो जाती है। प्रश्न 10, महानगर क्या होते हैं? ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? उत्तर, 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर महानगर कहलाते हैं, जबकि कई महानगर मिलकर नगरीय संकुल बनाते हैं जिनमें जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। प्रश्न 11, मानव बस्ती किसे कहते हैं? मानव बस्ती निर्माण का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, विभिन्न आकार और प्रकार वाले घरों का समूह है जिसमें मनुष्य रहते हैं, मानव बस्ती कहलाती है। इसके निर्माण के लिए लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार रखते हैं। अतः बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों का समूहन और उनके मूलभूत व अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संसाधनों के स्थायित्व तथा विकास के लिए पृथक पृथक क्षेत्र का आवंटन सम्मिलित होते हैं। प्रश्न 12, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, मरुस्थलीय, रेतीली, पथरीली भूमि, पहाड़ी भूभाग तथा जल व वायु अपर्दन से व्यर्थ बेकार हो चुकी भूमि जैसे खड्ड व दलदली भूमि
जिसे वर्तमान में प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, बंजर भूमि कहलाती है। जबकि वह भूमि जो विगत 5 वर्ष या अधिक समय तक प्रति या कृषि रहित है, यानी अड़ावा रहा है, जिसे कृषि उदार तकनीक के माध्यम से कृषि योग्य बनाया जा सकता है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती हैं। प्रश्न 13, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भौम जल निकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? उत्तर, पंजाब, हरियाणा तथा तमिलनाडु राज्यों के लिए निवल सिंचित क्षेत्र का क्रमशः 76.1%, 51.3% तथा 54.7% कुओं तथा नलकुओं द्वारा सिंचित है। इन राज्यों में मुख्यतः गेहूं और चावल की कृषि की जाती है, जिसके लिए अधिक सिंचाई आवश्यक है। अतः इन क्षेत्रों में सिंचाई भूम जल के सार्वजनिक निकासी के लिए उत्तरदायी कारक है। प्रश्न 14, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रेल मंडल और उनके मुख्यालय। तो सबसे पहले है नॉर्थ वेस्टर्न, उत्तर पश्चिमी रेलवे, इसको मिलाएंगे हम जयपुर से। तो दूसरा नॉर्दर्न यानी उत्तर रेलवे, तो नॉर्दर्न रेलवे का है नई दिल्ली। फिर है वेस्ट सेंट्रल, पश्चिम मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय जबलपुर। लेकिन हमें इस तरह परीक्षा में मिलाना नहीं है, हमें इस तरह से लिखना है जैसे नॉर्दर्न वेस्ट उत्तर पश्चिम मुख्यालय जयपुर, नॉर्दर्न यानी उत्तर का नई दिल्ली, वेस्ट सेंट्रल पश्चिम मध्य का जबलपुर। तो हमें इस तरह से लिखना है, वह मिला के नहीं आना है परीक्षा में। प्रश्न 15, संचार से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर, विभिन्न साधनों के माध्यम से विचारों, दर्शन एवं संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान अथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विनिमय संचार कहलाता है। इस प्रकार किसी भी माध्यम से सूचना के उद्गम से लक्ष्य की ओर पहुंचने की प्रक्रिया संचार कहलाती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खंड 6, प्रश्न 16, प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधियों में कोई 4 अंतर बताइए। उत्तर, प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधियों में अंतर, एक तरफ प्राथमिक गतिविधियां, दूसरी ओर द्वितीय गतिविधियां। नंबर 1, प्राथमिक क्रियाकलाप प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के विकास से संबंधित है। द्वितीय क्रियाकलापों से तात्पर्य मनुष्य द्वारा कच्चे माल को संशोधित करके उसे नवीन वस्तुओं में परिवर्तित करने से है। 2, मानव प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा प्रत्येक रूप में वस्तु प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष रूप में वस्तु प्राप्त करता है। द्वितीय क्रियाकलापों से उद्योगों को शामिल किया जाता है, जो कि विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। 3, प्राथमिक क्रियाकलापों में धरातल से प्राप्त पदार्थ कच्चे माल के रूप में भोजन सामग्री बनाने, वस्त्र बनाने तथा अन्य उपयोगी सामान बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। द्वितीय क्रियाकलापों के द्वारा उत्पादों की उपयोगिता में वृद्धि होने के साथ साथ उनके मूल्य में भी वृद्धि होती है। 4, उदाहरण के रूप में प्राथमिक क्रियाकलाप में आखेट, संग्रहण, पशुचारण, खनन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना तथा कृषि शामिल है। द्वितीय क्रियाकलापों के उदाहरण विनिर्माण उद्योग, डेयरी उद्योग, कुटीर उद्योग आदि सभी प्रकार के उद्योग विनिर्माण में या द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं। 16 का अथवा लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण क्या है? उत्तर, लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। 1 नंबर, कच्चे माल की उपलब्धता। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल स्रोत के समीप ही रही है, जहाँ लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज एवं चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, या ऐसे स्थान पर भी स्थापित किए जा सकते हैं जहाँ कच्चा माल आसानी से पहुँचाया जा सके, यथा पतन के समीप। 2, बाजार का समीप होना। छोटे इस्पात के कारखाने जिनका निर्माण और प्रचालन क्रम महंगा है की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार का समीप होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु बाजार से उपलब्ध हो जाती है। 3, विशाल संगठित संयंत्रों का उपयोग करना। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों के द्वारा ही किया जाता है, किंतु वर्तमान समय में
छोटे इस्पात संयंत्र जिनमें केवल एक प्रक्रिया इस्पात का निर्माण होता है अधिक संख्या में स्थापित किए जा रहे हैं। 4. परिवहन। विशेष उद्योग उन स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां सस्ते, उत्तम, कुशल और शीघ्रगामी यातायात के साधन उपलब्ध होते हैं। आर्थिक दृष्टि से उद्योग सामान्यतः उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां परिवहन मूल्य की लागत न्यूनतम होती है। 5. श्रम। उद्योगों में श्रमिक बल की आवश्यकता होती है, इसी कारण श्रम प्रधान उद्योग कुशल तथा सस्ते श्रम उद्योग की ओर आकर्षित होते हैं। 6. ऐतिहासिक कारक। उपनिवेशवाद के प्रारंभिक व उत्तरकालीन औद्योगिक चरणों में ब्रिटिश सरकार द्वारा मुर्शिदाबाद, भदोही, सूरत, बड़ोदरा, कोझिकोड, कोयम्बटूर, मैसूर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई नामक स्थानों पर उद्योगों की स्थापना की गई। 7. औद्योगिक नीति। देश की औद्योगिक नीति भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। भारत का उद्देश्य संतुलित प्रादेशिक विकास के साथ आर्थिक समृद्धि लाना है। उपयुक्त के अतिरिक्त पूंजी की सुविधा, सस्ती और समतल भूमि आदि कारक भी उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 17। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक एवं पर्यटन आकर्षण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर 17। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, मांग। विगत शताब्दी से अवकाश के लिए मांग तीव्रता से बढ़ी है। जीवन स्तर में सुधार तथा बढ़े हुए फुर्सत के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए अवकाश पर जाते हैं। 2, परिवहन। परिवहन सुविधाओं में सुधार के साथ पर्यटन क्षेत्रों का विकास प्रारंभ हुआ है। पर्यटन आकर्षण। पर्यटन को आकर्षित करने वाले जो कारक है वो इस तरह से है। पहला है जलवायु। ठंडे प्रदेशों के अधिकांश व्यक्ति कुलीन विश्राम के लिए उष्ण एवं धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। दक्षिणी यूरोप एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का एक प्रमुख कारण यही है। पर्यटन आकर्षण का अगला कारण है भूदृश्य। अनेक लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं, जिसका प्राय अर्थ होता है पर्वत, झील, दर्शनीय समुद्री तट और मनुष्यों द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य। 3, ऐतिहासिक एवं कला। किसी भी क्षेत्र के विकास और कला में संभावित आकर्षण होता है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं तथा किले, महलों, गिरजाघरों, मंदिरों आदि को देखकर आनंद उठाते हैं। 4, संस्कृति और अर्थव्यवस्था। मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन लुभाता है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की जरूरतों को सस्ते दामों में पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। प्रश्न 17 का अथवा। पर्यटन प्रदेश का अर्थ बताते हुए चिकित्सा पर्यटन का वर्णन कीजिए। उत्तर, पर्यटन प्रदेश जिन स्थानों पर पर्यटक घूमने को प्रमुखता से आते हैं वे पर्यटन प्रदेश कहलाते हैं। इसमें समुद्र तटीय प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र, विरासत स्थल, स्मारक, किले, सांस्कृतिक गतिविधियों वाले प्रदेश आदि मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं, जहां पर्यटक अधिक घूमने आते हैं। चिकित्सा पर्यटन। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से जोड़ा जाता है तब उसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन के महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर रहा है। विश्व स्तर पर अपेक्षाकृत सस्ती चिकित्सा सुविधाओं के कारण वर्ष 2005 में अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका के 55,000 रोगियों ने भारत में चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाया। भारत के अतिरिक्त थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा स्विट्जरलैंड नामक देशों में भी विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। जल संसाधनों के स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी
तो यह निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? उत्तर नंबर 1 वर्षा। नदी में जल प्रवाह नदी बेसिन और इस बेसिन अर्थात जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ वर्षा उस क्षेत्र में धरातलीय जल तथा भौम जल की मात्रा को भी प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। भारत में वर्षा में अत्यधिक स्थानिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं और वर्षा अनियमित और अनिश्चित मानसून पर निर्भर होती है। अतः वर्षा की क्षेत्रीय भिन्नता जलीय संसाधनों के स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा, धरातल का स्वरूप। किसी भी भूभाग का धरातलीय स्वरूप भी जलीय संसाधनों के उपभोग को प्रभावित करता है। असमतल पठारी व पर्वतीय भागों में जलीय संसाधनों के उपभोग के सीमित अवसर ही प्राप्त हो पाते हैं, जबकि समतल मैदानी भागों में जलीय संसाधनों का उपभोग उचित प्रकार से किया जा सकता है। 3. आर्थिक विकास का स्तर। किसी भी क्षेत्र या देश के आर्थिक विकास का स्तर प्रत्यक्ष रूप से धरातलीय जल संसाधनों तथा भौम संसाधनों के उपभोग के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः आर्थिक विकास के स्तरों की भिन्नता जलीय संसाधनों के स्थानिक वितरण को भी प्रभावित करती है। प्रश्न 18 का अथवा। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताते हुए इससे होने वाले प्रमुख लाभ बताइए। उत्तर, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ यह एक कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूल विधि है। इसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा के जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्र किया जाता है। अतः वर्षा जल संग्रहण अनावश्यक बहते वर्षा के जल को रोककर उसे एकत्रित करने की विधि है, जिससे इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जा सके। वर्षा जल संग्रहण के लाभ। वर्षा के जल को संग्रहित करने से विविध प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे 1. वर्षा के जल को संग्रहित करके पानी की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। 2. लगातार नीचे गिरते भूमिगत जल स्तर को रोका जा सकता है। 3. इससे फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके अवमिश्रित भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। 4. मृदा अपरदन और बाढ़ को रोका जा सकता है। 5. भूमिगत जल भूतों का पुनर्भरण में इसका उपयोग करके तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को रोका जा सकता है। 6. नालियों को रोकने वाले सतही जल के प्रभाव को कम किया जा सकता है। 7. सड़कों पर व्यर्थ बहते जल को रोका जा सकता है। 8. ग्रीष्म ऋतु और सूखे के समय जल की घरेलू आवश्यकताओं की इसे पूर्ति की जा सकती है। 9. वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता को कम करता है। 19. जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। उत्तर 19. जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। आइए समझते हैं जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं को। इन 3 अवस्थाओं में ये प्रथम अवस्था, ये द्वितीय अवस्था और ये तृतीय अवस्था। और ये जो ग्राफ चित्र बना है इसमें जन्म दर और मृत्यु दर को गिरते हुए दर्शाया गया है। तो प्रारंभ में देखते हैं कि यहाँ जो जन्म दर होती है, ये जन्म दर वाला लाल कर्सर कर देता हूं मैं, ये जन्म दर को लाल से दर्शा दिया और ये ब्लैक से। तो देखते हैं कि दोनों रेखाएं जन्म दर और मृत्यु दर वाली दोनों ही पास पास है यहाँ। तो ये जो दोनों पास पास है इसमें क्या होता है कि प्रारंभिक अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक होती है, क्योंकि उस समय प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण मृत्यु दर भी बार बार बढ़ जाती है। तो जनसंख्या में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है, बहुत धीमी गति से जनसंख्या बढ़ती है या जनसंख्या स्थिर रहती है। इस स्थिति में
बांग्लादेश, वर्षा वनों आदि को या आदिवासी क्षेत्रों को आज भी इसी स्थिति में दिखाया गया है, जिसमें शिक्षा का अभाव, ग्रामीण जनसंख्या अधिक होती है। दूसरी स्थिति, दूसरी अवस्था, इसमें क्या होता है, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ने से मृत्यु दर गिरना शुरू होती है और मृत्यु दर धीरे धीरे तेज गति से गिरती जाती है प्रारंभ में, और फिर लेकिन इसमें जन्म दर जो होती है वो प्रारंभ में तेज रहती है, फिर मध्य में आते आते गिरना शुरू होती है, उस समय मृत्यु दर बहुत गिर जाती है, और इसका बीच का जो काल होता है इसको जनसंख्या विस्फोट का काल कहते हैं। ये जनसंख्या विस्फोट का काल कहलाता है। फिर धीरे धीरे मृत्यु दर भी गिरना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे मृत्यु दर और जन्म दोनों लगभग बराबर आने की स्थिति हो जाती है। इसके बाद तीसरी अवस्था में पहुंच जाती है। तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होती है। यहाँ तो जन्म दर और मृत्यु दोनों यहाँ कम होती है, तो यहाँ जनसंख्या में उतार चढ़ाव बहुत कम होती है, जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी होती है। दूसरी अवस्था में कौन कौन से देश दिखाए हैं इसमें देखो। दूसरी अवस्था में पेरू, श्रीलंका, केन्या और भारत भी इसी में है। और जो तीसरी अवस्था है जहाँ जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, इसमें कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका दिखाए गए हैं। तो इसको अब आगे अध्ययन करते हैं। प्रथम अवस्था, जनांकी के संक्रमण का प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता, उच्च मृत्यता अर्थात उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं, और जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है तथा अधिकांश व्यक्ति कृषि में कार्यशील होते हैं, जहां बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित होती है तथा उसका प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होता है। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। द्वितीय अवस्था में प्रारंभ में प्रजननशीलता अर्थात जन्म दर उच्च बनी रहती है, किंतु समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटती हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वास्थ्य में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आती है। इसी अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। अंतिम अवस्था या तृतीय अवस्था, अंतिम या तृतीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा इसके पास तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता होती है। इस प्रकार की जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। अतः इन अवस्थाओं से स्पष्ट होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। वर्तमान समय में विभिन्न देश जनांकी के संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में है। 19 का अथवा जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। उत्तर, जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय संगठन। जनसंख्या का नगरीय और ग्रामीण में विभाजन निवास के आधार पर होता है। ये विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से अलग होते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग, संगठन, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। यद्यपि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने का मापदंड एक देश से दूसरे देश में अलग होता है। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है। ये विकसित राष्ट्रों की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत उच्च पाया जाता है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत निम्न मिलता है। यहाँ दूसरी ओर विश्व के विकासशील राष्ट्रों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्न तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत उच्च पाया जाता है। एशिया महाद्वीप तथा अफ्रीका महाद्वीप की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 60 से 65% के मध्य पाया जाता है, जबकि यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा ओनेशिया यानी ऑस्ट्रेलिया
में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 25 से 30% के मध्य मिलता है। ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन। विश्व के विभिन्न देशों में ग्रामीण क्षेत्रों की कुल जनसंख्या में सामान्यतः स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। इसके विपरीत एशिया महाद्वीप के नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास होता है, जिस कारण अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। प्रश्न 20, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार से सहायता की है? उत्तर 20, भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई। इस नीति के 3 मुख्य लक्ष्य उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण थी। उदारीकरण उदारीकरण से अभिप्राय उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाना या कम किया जाना। इसके अंतर्गत आर्थिक नियमों व कानूनों में लचीलापन, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, उद्योगों की स्थापना, वाणिज्य व व्यापार क्षेत्रों में छूट संबंधी समस्त प्रयासों को शामिल किया गया है। निजीकरण से अभिप्राय कि सरकार द्वारा लगाए गए उद्योगों को निजी क्षेत्र में स्थापित किया जाए। औद्योगिक नीति में निजीकरण घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। वैश्वीकरण से अभिप्राय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत अर्थात समायोजित करना। वैश्वीकरण के माध्यम से सामान और पूंजी सहित सेवाएं, श्रम और संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक पहुंचाई जा सकते हैं। भारत में औद्योगिक विकास में सहयोग। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप देश के औद्योगिक विकास में पर्याप्त उन्नति हुई है। इसे उन्होंने निम्न प्रकार से सहयोग किया है। 1. सुरक्षा, सामरिक एवं पर्यावरण से संबंधित 6 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। 2. वर्ष 1956 से सार्वजनिक सेक्टर के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटकर 4 रह गई है। परमाणु शक्ति तथा रेलवे से संबंधित उद्योगों को सार्वजनिक रखकर शेष उद्योगों के लिए निजी क्षेत्र के दरवाजे खोल दिए गए हैं। 3. सरकार ने सार्वजनिक उद्योगों के शेयरों में कुछ भाग वित्तीय संस्थाओं, सामान्य जनता और कामगारों को देने का निश्चय किया। 4. किसी भी उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा समाप्त कर दी गई और लाइसेंस मुक्त सेक्टर में पूंजी लगाने के लिए किसी भी उद्योग को पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रह गई। 5. उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI को घरेलू निवेश के रूप में मान्यता दी गई है। इससे भारतीय उद्योगों में विदेशी निवेश के दरवाजे खुल गए। ये सेक्टर जैसे खनन, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण और व्यवस्था को व्यक्तिगत कंपनियों के लिए पूरा खोल दिया गया है। इससे भारत के औद्योगिक विकास में बहुत सहायता मिली है। अगला क्वेश्चन मैप से संबंधित है, मानचित्र कार्य संबंधित। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाना है। पहला है जापान। तो जापान कहाँ है? जापान संसार के मैप में ये देखिए, यहाँ ये जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ जापान है। तो यहाँ आपको जापान भरना है। ये देखिए, हमारे भारत के पूर्व की ओर चलते हैं इस तरफ, तो ये इस तरह से ये जो द्वीप समूह श्रृंखला दिख रही है आपको, ये जापान है। ये पूरा देश जापान है। तो यहाँ आपको जापान अंकित करना है। तो यहाँ है, मैं नंबर लगा देता हूँ, 1 नंबर जापान। तो यहाँ जापान भरना है आपको। दूसरा इंग्लैंड। इंग्लैंड
ये यहाँ यूरोप में, जो यूरोप दिख रहा है आपको, ये इस यूरोप में ये यूरोप में ये है ब्रिटेन, यहाँ पर ये है ब्रिटेन, ये ब्रिटेन है। इधर वाला ये आयरलैंड है, ये ब्रिटेन। तो यहाँ आपको इसमें लिखना है ब्रिटेन, ये 2 नंबर ब्रिटेन। 3 नंबर पर भूमध्य सागर। भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप के बीच का जो सागर है ये कहलाता है भूमध्य सागर। यहाँ ये है भूमध्य सागर, तो यहाँ लिख देते हैं हम भूमध्य सागर। ये है ब्राजील, ये हमारा ब्राजील। तो ये 4 नंबर पर ये ब्राजील, ये 4 नंबर पर हमारा ब्राजील है। तो पुनः एक बार, ये है 1 नंबर जापान, ये 2 नंबर ब्रिटेन, ये 3 नंबर अफ्रीका और यूरोप के बीच का सागर भूमध्य सागर, और ये 4 ब्राजील। इस तरह से चारों स्थान हमने भर लिए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 22। भारत के रेखा मानचित्र में निम्न स्थानों को सूती वस्त्र उद्योगों को दिखाना है। पहला है ग्वालियर। तो ग्वालियर कहाँ स्थित है? यहाँ 1 नंबर, यहाँ ग्वालियर है। तो यहाँ दिखाना है हमें ये ग्वालियर, मध्य प्रदेश का भाग जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरफ निकला हुआ ना, यहाँ स्थित है ग्वालियर। दूसरा है कानपुर, तो ये ग्वालियर को 1 नंबर लगा देते हैं। दूसरा है कानपुर। कानपुर यहाँ उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में यहाँ स्थित है, ग्वालियर के सीध में यहाँ कानपुर। तो यहाँ है कानपुर, तो ये 2 नंबर कानपुर हो गया। यहाँ ये है ग्वालियर, यहाँ है कानपुर। अब रहा मैसूर। मैसूर 3 नंबर पर। मैसूर नीचे कर्नाटका में यहाँ स्थित है, तो इसको थोड़ा मैप को ऊपर कर लेते हैं। यहाँ है मैसूर, यहाँ है मैसूर। 4 नंबर पर रहा है सूरत। तो सूरत है गुजरात में, यह मुंबई और जो खमाती खाड़ी है इसके ठीक बीच में यह है हमारा सूरत, यहाँ पर। तो यहाँ गुजरात के लास्ट में यहाँ सूरत है, तो यहाँ आप लिख दो सूरत। ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगा है तो कमेंट भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।